जितनी भी हमारे वोटर्स है या जो आवाम है हमारे औरंगाबाद की, उनको इतना ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने उम्मीदवार ऐसा चुनना चाहिए जो आपके डेवलपमेंट के लिए कुछ सोचे, जो आपके बच्चों के रोज़गार के लिए कुछ सोचे, जो आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ करे, जो आपके हेल्थ के जो इश्यूज़ है, आज कितने माहौल ख़राब है। आज दवाखानों में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा तकालीफ़ों का सामना हमारी कम्युनिटी को करना पड़ता है। तो क्या इनके लिए सहूलतें फ़राहम करने की ज़रूरत नहीं है क्या? दरड़ा साहब ने बोले ये जो गिरनी है यहाँ पर, जो जिनिंग फैक्ट्री है यहाँ की, उसकी जगह अभी कलेक्टर के अंडर में है वो पूरी, तो वहाँ पर प्लेग्राउंड का रिजर्वेशन है महानगर पालिका। हम लोगों ने वहाँ पर दरड़ा साहब को साथ आगे वो बताकर, दरड़ा साहब ने खुद कलेक्टर से मीटिंग की। हम वहाँ मिनी स्टेडियम बना रहे थे और मिनी स्टेडियम बनता था, उसके अंदर फिर शादी का हॉल भी बन जाता था और बाहर से पूरी दुकानें निकल जाती थी, तो कम से कम 400-500 लोगों को रोज़गार मिल जाता था। हमारे चैनल की टीम, जिसमें सनराइज़ न्यूज़ चैनल है, हेलो औरंगाबाद है, ये 3 चैनल की टीम आज डॉक्टर ज़फ़र साहब के कार्यालय पे मौजूद है। सबसे पहले जो नए दर्शक देखने वाले हैं तो मैं उनको बता दूं कि देखिए, जिस साहब का पूरा नाम है डॉक्टर ज़फ़र साहब, और ये महाराष्ट्र के कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अक़लियती शोबे के अंदर में काम कर चुके हैं और हिंदुस्तान की कई रियासतों में इनको ऑब्जर्वर बनाया गया है, इंचार्ज बनाया गया है और फ़िलहाल इनका परभनी का इंचार्ज इनके पास है और बड़ी खिदमत रही है मुल्क की सतह पर। और ख़ास करके राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनके बॉस और प्रियंका गांधी, ये करीबी ज़राए से में इनका शुमार होता है। और आप सबको पता है कि महाराष्ट्र में 2 माह के बाद विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और मुख्तलिफ ज़राए से, हल्के से हमें ये इत्तला मिली कि साहब भी पूर्व से या मध्य से एक इच्छुक उम्मीदवार की हैसियत से लड़ने की ख्वाहिशमंद, पूर्व से लड़ने की। तो चलिए हम जानना चाहते हैं कि और मामला क्या है और इलेक्शन की सूरत हाल किस तरह रहने वाली है और आगे इनका सियासी सफ़र कैसा रहेगा। सर, हमारे शहर में आपका खैर मकदम है। और सर, हम तो औरंगाबादी है और तमाम औरंगाबाद लोग जानते हैं कि आप विरोधी पक्ष नेता भी रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के बड़े वफादार सिपाही के तौर पर माने जाते हैं। आज आपके मन में ख्याल आया है कि मैं पूर्व से इलेक्शन लड़ूँ, ये ख्याल आपको किस तरह से आया? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अंसारी साहब, आपका SDM न्यूज़ नेटवर्क का और सनराइज़ न्यूज़ डिजिटल जो नेटवर्क है इनका भी। आप लोग औरंगाबाद के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भी जाकर लोगों की जो बुनियादी मसले हैं उन मसलों को भी उठाते हैं और अभी जो इलेक्शन की सरगर्मियां हैं जो अभी शुरू हो रही है, इसमें भी आप लोग हम जैसे पार्टी कांग्रेस पार्टी के आम कार्यकर्ताओं तक भी पहुंच रहे हैं। इसलिए आप तमाम लोगों का दिल के अंदर की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। रही बात इलेक्शंस की, औरंगाबाद हल्का जो पूर्व है, इस हल्के से मैंने, अगर कांग्रेस पार्टी अक़लियती शख्स को कैंडिडेट बनाती है तो मैंने मेरा भी एक इंटरेस्ट उसमें बताया है कि मैं भी इलेक्शन लड़ सकता हूं। इस पूर्व हल्के में इससे पहले यहाँ के MLA 2 बार जब से पूर्व बना तब से राजेंद्र दरड़ा साहब रहे और पूरा औरंगाबाद शहर था तब भी वो तीनों हल्के मिला के एक जो हल्का था उसके भी वो MLA रहे और मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के वो मिनिस्टर भी रहे। अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारी तो प्रायोरिटी है कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना चाहिए और वो एक ऐसी शख्सियत है जो डेवलपमेंट की बात करती है। और आजकल जो पॉलिटिकल लीडर्स हम जो देख रहे हैं वो हिंदू, मुसलमान और जो दूसरे तबक़ात हैं उनमें कैसे तफरीक़े पैदा करना,
उस पर अपनी पॉलिटिक्स चला रहे हैं। जी। बुनियादी जो सहूलियतें हैं, जो यहाँ का डेवलपमेंट करना चाहिए, लोगों को जो बच्चे बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार किस तरीक़े से देना चाहिए। हमने आज औरंगाबाद के अंदर डेंगू जैसी बीमारी और वायरल इन्फेक्शन की जैसी बीमारियां जो है आज आम हो चुकी है। तो हेल्थ का भी जो निज़ाम है वो काफ़ी बिगड़ा हुआ है। जी। उस निज़ाम के ऊपर भी कुछ नज़रसानी इन तमाम लीडर्स की होना चाहिए जो मौजूदा अभी सत्ता में है और विरोधी जो है जी। इस औरंगाबाद शहर के। लेकिन ये तमाम लोग ये सब चीज़ों से दूर है। ये सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं कि बाइफर्केशन कैसा किया जाए और अपना वोट बैंक कैसा अपने तरफ खींचा जाए। तो राजेंद्र दर्डा साहब जब तक यहाँ पर मिनिस्टर रहे तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने नहीं की। उन्होंने सिर्फ डेवलपमेंट किया। फिर डेवलपमेंट के अंदर औरंगाबाद का जो एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल दर्जे का एयरपोर्ट बनाने का भी काम उन्होंने किया। बाद में यहाँ से जो हाजी लोग हैं उनको डायरेक्ट फ़्लाइट का भी उन्होंने उस वक्त किया। उसके बाद अगर देखेंगे तो कैंसर हॉस्पिटल, घाटी हॉस्पिटल का भी मेडिसिन डिपार्टमेंट, ये तमाम जो उसके बाद स्पोर्ट्स के लिए ये इस इलाके में कहीं जगह नहीं थी तो सुदगर्नी का इलाका जो है वहाँ पर एक स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स उन्होंने वहाँ स्टार्ट किया। तो ऐसे डेवलपमेंट वाले जो काम है राजेंद्र दर्डा साहब ने किए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि उन्होंने वो इलेक्शन लड़ना चाहिए। अगर कुछ वजूहात की वजह से अगर वो नहीं लड़ते हैं तो और पार्टी, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है जो पार्टी का, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे सदर मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब हैं और युवाओं के जो नेता है जो आज हर आम, हर गरीब, हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई, तमाम लोगों की जो मसले हैं उन मसलों को लेकर आज संसद में वो चीज़ उठा रहे हैं। उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई की जाए। ईडी उनको तकलीफ़ दे रही है। कोई बगैर सबूत के उनको ईडी के अंदर बुलाकर तकलीफ़ देने का काम पिछले कुछ महीनों से किया गया। सोनिया जी के ऊपर भी किया गया। तो ऐसे देश के जो युवा हैं उनकी धड़कन अगर राहुल गांधी जी, उसके बाद महाराष्ट्र के हमारे जो सदर हैं नाना पटोले साहब, सीएलपी लीडर जनाब बाला साहब थोरात साहब, अपोजिशन लीडर विजय वडेट्टीवार साहब और यहाँ के हमारे जो लोकल लीडर, यहाँ के मराठवाड़े के नेता अमित भैया देशमुख साहब, ये तमाम लोग अगर इस कंस्टिट्यूंसी में अक़लियती तबके का उम्मीदवार देने का अगर तय करते हैं तो मैं उस चीज़ के लिए इच्छुक भी हूँ। और पार्टी में पिछले 25 से 30 साल का अरसा हो चुका है। अलग अलग फिर विद्यार्थी संगठन हो, NSUI, यूथ कांग्रेस हो, अक़लियती शोबा हो, उसके बाद में अभी फ़िलहाल में फादर कांग्रेस जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है नाना पटोले साहब के अंडर में जो यहाँ पर स्टेट में है उसमें मैं रियासती जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो कांग्रेस में मैंने आज तक कांग्रेस पार्टी को कभी छोड़ा नहीं, ना मैंने कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई पार्टी के तरफ जाने का कभी सोचा। ऐसा तो मुझे लगता ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर तबके को लेकर चलने वाली पार्टी है और हर समाज, हर कास्ट, ये कांग्रेस पार्टी की जब जब भी हुकूमतें रही अमन और शांति से अपना यहाँ पर जो गंगा जमनी तहज़ीब का जो माहौल है वो बरकरार रखने का काम कांग्रेस पार्टी करती रही। तो ये लोग हमारे साथ रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गंगा जमनी तहज़ीब है तो उसको अगर वापस बरकरार रखने का काम अगर करवाना है तो कांग्रेस पार्टी को ही हमको इख्तिदार में लाना पड़ेगा। तो इसलिए जो अक्टूबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके अंदर अगर मुस्लिम बोलकर अगर पार्टी
हमको उम्मीदवारी देती है तो ज़रूर हम लोग इस इलाक़े से भारी अक्सरियत से जीत के आने का काम करके दिखाएंगे। सर, जैसा आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी है, सेकुलर पार्टी है, फिर आखिर क्या वजह है कि लोकसभा के अंदर महाराष्ट्र में कम से कम तो कांग्रेस पार्टी ने चाहे किसी भी जगह से एक मुस्लिम कैंडिडेट लेना था, जैसा आप दावा कर रहे हैं कि सबको लेके चलते हैं। ये सवाल मेरा नहीं साहब, ये काफ़ी मीडिया में छा रहा, इसके ऊपर आपकी क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने इंडिया गठबंधन और महाविकास आघाड़ी के को मिलकर हमने ये इलेक्शन लड़ा है जी। और हमारे हिस्से में जो सीटें आई थी 17 सीटें आई थी जी। तो उन सीटों के अंदर हमने सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये थी कि हमको बीजेपी को यहाँ से इक़्तिदार से दूर करना। जी। उस प्रायोरिटी को हमने पहले ध्यान रखा। जी। हमारा मोटो ही वो था कि बीजेपी यहाँ से चले जाए, उसको इक़्तिदार से हमको बिल्कुल बेदखल करना था। जी। इसलिए हम लोगों ने उस वक्त ये नहीं देखा, हम लोगों ने ये देखा कि इलेक्टिव मेरिट देखा कि कौन सा शख्स या कौन सी आदमी जो है जी वो जीत कर आ सकता है। क्योंकि एक बार अगर यहाँ से ये धर्मांध शक्ति जिसको बोलेंगे हम, भारतीय जनता पार्टी और उसके जो भी साथी लोग हैं, वो एक बार यहाँ से चले जाएंगे तो उसके बाद का जो माहौल रहेगा उस माहौल में हम लोग ज़रूर एक अच्छी गवर्नमेंट इस स्टेट में देंगे। और जो लोगों में एक वो है कि भाई अक़लियती लोगों को मौका नहीं दिया गया, तो अक़लियती जो इलाक़े है या जो स्टेट्स है वहाँ से हमने प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। जैसा कि इससे पहले हुसैन दलवाई साहब थे MP हमारे राज्यसभा से, अभी इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो है वो भी मुसलमान ही है ना जी, उनको भेजा गया राज्यसभा में जी। तो कांग्रेस पार्टी जो है ये तमाम चीज़ें एक साथ लेकर चलती है जी। लेकिन ये जो इलेक्शन था 2024 का, ये इलेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ एक ही एजेंडा था इंडिया आघाड़ी का कि बीजेपी को इक़्तिदार से दूर करना और उनका जो एक हुक्मी जो वो चल रहा था राज, उस राज को कहीं ना कहीं पर ब्रेक लगाना। तो उसके अंदर काफ़ी हद तक हम लोग कामयाब हो चुके हैं। सर, जैसा अभी आपने राजेंद्र दर्रा बाबूजी का जिक्र किया, काफ़ी उनके काम गिनवाए, इस पर कोई शक नहीं साहब, मैं भी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ क्योंकि मैं औरंगाबाद का हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी साहब को, उनकी वाकई काम काबिल सताइश है। सवाल ये है साहब फितरतन कि जब कांग्रेस पार्टी के इतने बेहतर काम रहे या साहब के बेहतर काम रहे, तो फिर आखिर क्या वजह है कि MIM पार्टी जो अपने हैदराबाद में अलग उसमें रियासत में उनका एक जो भी है दबदबा है, वो अचानक एक आंधी तूफान की तरह आती है और यहाँ पर एक सेकुलर जो गढ़ माना जाता था कांग्रेस का, और वो जो है तो लहर में वो बह जाती है, इसका वो कमज़ोर पड़ जाती है। ऐसी क्या वजूहत रही कि MIM जिसका कोई नाम भी नहीं था, कोई वर्ग भी नहीं था, उसके बाद भी उन्होंने कामयाब झंडे गाड़े? आपने अभी जो पार्टी का नाम लिया, तो हर पार्टी को इलेक्शन लड़ने के इख्तियारात हैं जी। और ये औरंगाबाद की ख़ासियत है कि औरंगाबाद के जो लोग हैं, यहाँ के जो मतदार हैं, वो हर पार्टी को मौका देते रहते हैं जी। इससे पहले यहाँ पर मुस्लिम लीग भी आई जी। मुस्लिम लीग के डिप्टी मेयर तक बने तकी हसन खान साहब जी। उनके कारपोरेटर्स थे। जी। वैसा ही MIM को भी लोगों ने मौका दिया कि भाई कुछ ये बेहतर और कर सकेंगे, लेकिन वो बेहतर करने के लिए एक काउंट भी होना पड़ता है। अगर हमारी कोई मुतालिबात है, हमारी जो डिमांड्स है, वो हमको अगर मनवाना है तो हमारे पास काउंट होना पड़ता है। जी। काउंट का मतलब ये है कि हमारे पास में उतने MLAs होना पड़ता है, एक दबावगढ़ तैयार होना पड़ता है। जी। जैसा आज कांग्रेस है, कांग्रेस के पास में आज तकरीबन 40 के आसपास MLAs हैं। जी। तो एक दबावगढ़ रहता है उसके अंदर और अपनी डिमांड्स मंजूर करने के लिए काफ़ी हो जाता है ये दबावगढ़। तो औरंगाबाद के लोगों ने समझा था कि ये लोग कांग्रेस से या और दूसरी जो हमारी अलाइज वाली पार्टियां हैं उनसे बेहतर काम कर सकेंगे, लेकिन वैसा लगता नहीं है। तो उस हिसाब से लोगों ने इनको मौका दिया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आने वाला जो वक्त है, अब
तो यहाँ की जो हमारी आवाम है, यहाँ के जो हमारे वोटर्स है, वो अब जो पार्टी हमारी सिक्योरिटी दे सकती है, जो हमारे हेल्थ के इश्यूज़ के लिए कुछ कर सकती है, जो हमारे एजुकेशन के लिए कर सकती है और हमारा बेरोज़गारी जो है उसको दूर कर सकती है, वैसी पार्टी को मदद करेंगे और वो है कांग्रेस सिर्फ। तो इसके लिए ये तमाम चीज़ें पॉलिटिक्स में होती है, एक पार्टी आती है, दूसरी पार्टी जाती है, लेकिन बाद में लोग ऐसी पार्टी के साथ चले जाते हैं, जैसा अभी लोकसभा इलेक्शन में देखा है हमने कि ये लोग हमारा जो शरीयत का क़ानून है उसके ऊपर उसकी मुदाखलत तो करने का काम कर ही दिया ये लोगों ने बहुत से मामलात में। और बाकी अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आने वाले थे। उसके बाद में जो हमारे जो संविधान है, जिसको आइन कहेंगे हम, वो बदलने की पूरी तैयारी थी इनकी। लेकिन इस मुल्क के, इस रियासत के जितने भी हमारे मुस्लिम हैं और जो हमारे पिछड़े लोग हैं, आदिवासी हैं और हमारे जो मागास वर्गीय है, जिसको हम दलित बोलेंगे, ये तमाम लोगों ने एक साथ आकर महाविकास आघाड़ी यानी कि इंडिया आघाड़ी, इसके साथ जाकर यहाँ पर बीजेपी को रोकने का काम किया। इसकी वजह से आज संसद के अंदर वो कोई भी चीज़ अपनी मनमानी नहीं कर सकते। तो इसके ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमेशा ही एक पार्टी जीत के आए। लोगों को अगर लगता है कि बेहतर कांग्रेस कर सकती है तो कांग्रेस के साथ आ जाते हैं लोग। मुल्क में वैसा ही हुआ, अभी उत्तर प्रदेश में वही हुआ, कर्नाटक में वही हुआ, तेलंगाना में वही हुआ कि वहाँ की जो अक़लियती है, ख़ुसूसन मुसलमान, इन लोगों ने कांग्रेस को एक साथ पूरे अपने वोट दिए और बीजेपी को इख्तिदार से दूर करने का काम किया। शुरुआत तो हो चुकी है और आने वाला जो अभी कैबिनेट इसका इलेक्शन है हमारा विधानसभा का, महाराष्ट्र का, इसमें महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी और कांग्रेस की सीटें ज़्यादा से ज़्यादा जीत कर आएगी। सर, जब चुनाव का मौसम आता है तो आपको भी पता है कि आपकी जो विरोधी पार्टियां होती हैं, वो ख़ासकर जो सेकुलर पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी भी आती है, राष्ट्रवादी भी आती है। इनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है, एक आरोप लगता है कि भाई ये लोग पार्टी में रहकर शत्रुंजय उठाना, कुर्सियाँ लगाना या पार्टी के ज़्यादा वफादार रहना और कौम के प्रति थोड़ा दूर रहना, एक खुला एक इल्ज़ाम तराशी होती है, धुआंधार भाषण होते हैं और चूँकि चुनाव आने वाले फिर शायद वो बात दोहराई जाएगी। ये तमाम इल्ज़ाम को आप कैसा देखते हैं? इसके क्या जवाब इसके आपके पास? कैसा है, किसी पार्टी को स्टैंड होने के लिए किसी दूसरी पार्टी के लोगों को तो उनको बदनाम करना पड़ता है, एक नैरेटिव खड़ा कर देना पड़ता है कि ये ऐसी चीज़ें करते हैं, ये तमाम चीज़ों में नहीं आते हैं। तो ये एक नैरेटिव खड़ा किया जाता है हाँ। और कुछ लोग जो मुस्लिम दुश्मन पार्टियां हैं उन लोगों को इनडायरेक्ट मदद करने के लिए भी ऐसी चीज़ें की जाती है और वैसी चीज़ें होती है। इससे पहले जो पूर्व विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, यहाँ पर समाजवादी पार्टी को सीट छूटी थी। उस वक्त क्या किया गया? उस वक्त तो माहौल ऐसा था कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। कोई किधर एक तरफ चला जा रहा था, कोई एक दूसरी तरफ चला जा रहा था। तो ये ख़ास तौर पे ये तमाम चीज़ें इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के वक्त की जाती है और बदनामी करना, नैरेटिव ऐसा सेट करना कि लोगों ने भी बोलना चाहिए कि नहीं यार ये ख़राब आदमी है। तो इसके लिए मैं औरंगाबाद की जितनी भी हमारे वोटर्स है या जो आवाम है हमारे औरंगाबाद की, उनको इतना ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने उम्मीदवार ऐसा चुनना चाहिए जो आपके डेवलपमेंट के लिए कुछ सोचे, जो आपके बच्चों के रोज़गार के लिए कुछ सोचे, जो आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ करे, जो आपके हेल्थ के जो इश्यूज़ है। आज कितने माहौल ख़राब है। आज दवाखानों में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा तकालीफ़ों का सामना हमारी कम्युनिटी को करना पड़ता है। तो क्या इनके लिए सहूलतें फ़राहम करने की ज़रूरत नहीं है क्या?
बिल्कुल करना चाहिए इनके लिए। और ये सब बेसिक जो चीज़ें हैं, ये अगर जो भी लीडर कर सकता है तो उसके साथ जाना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे साथ आइए करके, मैं ये बोलूँगा कि ये सब चीज़ें जो कर सकता है, जिसको इलाक़ों के हर जो वार्ड्स हैं हमारे, समझो ये हल्का है जो हमारा पूर्व या और जो भी है, वहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम्स है, वहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, हेल्थ के लिए हमने क्या करना चाहिए। जब मैं विरोधी पक्ष नेता था तो हम लोगों ने वखाड़ के साथ, वखाड़ कंपनी के जो मालिक हैं वो और हम लोग महानगर पालिका, उसके अंदर मैं खुद था विरोधी पक्ष नेता इस नाते से, हम लोगों ने एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेंट्रल इलाके में खोलने के लिए तमाम चीज़ें कर चुके थे। हमारी मीटिंग्स भी हो गई थी और बस अब उसका फाइनलाइजेशन करना है। तो आचार संहिता लग गई 2015 की, और उसके बाद में वो हम लोग भी इख्तिदार से दूर चले गए। वहाँ पर शिवसेना और ये विरोधी पक्ष के हमारे जो और लोग हैं जो हमारे इलाक़ों से जीत कर गए, ये तमाम लोगों ने उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि ये जो बुनियादी चीज़ें हैं इसके तरफ किसी का भी ध्यान नहीं रहता है। अगर आज वो हॉस्पिटल यहाँ अगर खड़ा हो जाता, वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा था, घाटी के तोड़ पर वो हॉस्पिटल रहता था और कम से कम खर्च में वहाँ अच्छा से अच्छा इलाज होता था। लेकिन नहीं, उसके बाद में हमने सोचा कि भाई इस इलाके के अंदर भी एक स्टेडियम होना चाहिए। दरड़ा साहब को रिक्वेस्ट की हमने, दरड़ा साहब ने बोले ये जो गिरनी है यहाँ पर जो जिनिंग फैक्ट्री है यहाँ की, उसकी जगह अभी कलेक्टर के अंडर में है वो पूरी, तो वहाँ पर प्लेग्राउंड का रिजर्वेशन है महानगर पालिका। हम लोगों ने वहाँ पर दरड़ा साहब को साथ आगे वो बताकर, दरड़ा साहब ने खुद कलेक्टर से मीटिंग की। हम वहाँ मिनी स्टेडियम बना रहे थे और मिनी स्टेडियम बनता था, उसके अंदर फिर शादी का हॉल भी बन जाता था और बाहर से पूरी दुकानें निकल जाती थी। तो कम से कम 400-500 लोगों को रोज़गार मिल जाता था। और वो उसके ऊपर जो डिपेंडेंट और दूसरी चीज़ें हैं जैसे रिक्शे वाले हैं, इनके कारोबार बढ़ जाते थे। हॉस्पिटल आता था तो मेडिकल वाले, रिक्शे। वो स्टेडियम बन क्यों नहीं सका, उसकी वजह क्या है? उसके लिए एक विजन होना चाहिए, उसके अंदर लीडर वैसा होना चाहिए। जैसे दरड़ा साहब ने उस चीज़ को आगे बढ़ाए थे, उनको भी लोगों ने इख्तिदार से दूर कर दिया। अच्छा, हम लोग भी नगर सेवक नहीं बन पाए बाद में। तो ये तमाम चीज़ें जो है, जो यहाँ पर जिनको हमने या इस इलाके की आवाम ने जिनको चुन कर दिया था, इख्तिदार पर बिठाया था, उन लोगों का काम था ये सब चीज़ करना। लेकिन उनको टाइम भी मिलना चाहिए ना ये सब चीज़ें करने का। और ये भी सोचना चाहिए उस लीडर ने कि मैं मेरी कम्युनिटी को और जो दूसरी भी कम्युनिटी है, इनको मैं कैसा फ़ायदा पहुंचा सकता, इनको मैं कैसा रोज़गार खड़ा करा के दे सकता। अगर एक कोई शॉपिंग का मैं कॉम्प्लेक्स खड़ा करता हूं तो वो सिर्फ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो दुकान लगा रहा है उसका ही फ़ायदा नहीं होगा, उसके अंदर उसके ऊपर डिपेंडेंट बहुत से लोग होते हैं। ये सोच होनी चाहिए। इलेक्शन लड़ना बोल के लड़ना नहीं, कुछ हमको देना है। हमारे कौम ने या हमारी जो आवाम है यहाँ की, इसके हम कर्जदार हैं। आज मैं डॉक्टर है, डॉक्टर बना मैं क्यों? मुझे लोगों को फ़ायदा पहुँचाना है और इन्हीं के पैसों से मैं बना हुआ है डॉक्टर। तो ये चीज़ हम लोगों को सोचनी चाहिए, हम लोग हैं ना, मेरे जैसे लोगों को। और ये कम्युनिटी का, हमारी आवाम का, आवाम के अंदर सब कम्युनिटी आ जाती है, इनका हमने कैसा फ़ायदा पहुंचाना चाहिए इनको, उसका हमारा एक विज़न होना चाहिए और वो सोच को लेकर ही चलना चाहिए। सर, एक सवाल है, अगर मैं सियासी पहलू से बात करूँ औरंगाबाद की, तो साहब आखिर हमने लोकसभा के टाइम देखा है कि पूर्व, मध्य और पश्चिम में यहाँ पर ऐसे ना, मतलब जो भी हालात के अंदर भी एमआईएम को 3.5 लाख वोट मिले हैं। बहुत खुल के सवाल कर रहा हूँ, आप बहुत सीनियर सियासतदान हैं और आपका एक एक लफ्ज़, एक एक जुमला जनता देख रही है और बड़े उसके मुस्बत या मनफी असरात भी पड़ सकते हैं। कितने हालात में एमआईएम ने 3.5 लाख वोट लेना, उसके बाद विधानसभा का चुनाव आ जाना, तो आपको नहीं लगता कि एक बहुत एमआईएम एक
सेकुलर पार्टियों के लिए जिसमें आप भी आते हैं, एक बड़ी चुनौती आपके लिए साबित हो सकती है एमआईएम पार्टी? बहुत खुल के सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपको। नहीं, देखिए, पार्टियाँ वो भी एक पार्टी है और हमारी भी कांग्रेस भी एक पार्टी है और दूसरी भी पार्टियाँ हैं। सब एक दूसरे के लिए चुनौतियाँ तो होती ही हैं जी। लेकिन यहाँ की औरंगाबाद ज़िले की जो आवाम है या वोटर्स है, उन्होंने सोचा कि नहीं, एक एजुकेटेड आदमी है और संसद में भी बोलते हैं, तो उनको हमने देना चाहिए वोट। जी। उस नज़रिए से लोगों ने वोट किया और उनके अगेंस्ट में भी लोगों ने वोट किया। जी। मुस्लिम समाज ने भी अगेंस्ट में भी वोट किया। जी। तो एक पढ़ा लिखा और सोच समझ रखने वाला जी। लीडर बोलकर लोगों ने उनको वोट दिया। पार्टी नहीं देखी उसमें, जी। आदमी देखा जाता है, पार्टी नहीं देखी जाती है। जी। जो हमारे लिए आवाज़ उठा सकता है, जी। रास्तों पे आवाज़ उठाना अलग बात है। संसद जहाँ पर कानून बनता है, जी। विधानसभा हो या हमारे मनपा का सभागृह हो जी। या लोकसभा हो, जी। वहाँ पर आवाज़ उठाने वाला चाहिए। यहाँ उसने बात नहीं किया तो ठीक है, चलेगा, लेकिन वहाँ आवाज़ उठा के लोगों को उसने उनके जो मसले मसाइल है वहाँ पर जो तमाम गवर्नमेंट की मशीनरीज़ हैं जी। उन तक वो पहुँचना चाहिए। और उस संसद हो या विधानसभा हो या विधान परिषद हो या महानगर पालिका की हमारा सभागृह हो, ये वो जगह है जहाँ पर ये आवाज़ उठाई जा सकती है। जी। जो आदमी आवाज़ ही नहीं उठा सकता है तो वो किस लिए? तो लोगों ने ये सोचा कि नहीं, ये कुछ तो भी करेंगे, अच्छा करेंगे। तो उस हिसाब से लोगों ने वोट दिया उनको। जी। नहीं, विधानसभा लेकिन वो जो वोटिंग पैटर्न 2019 में नज़र आया था, जी, वो ये 2024 में नज़र नहीं आया। जी। और रही बात विधानसभा में, विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन का जो व्यू होता है लोगों का, जी, एक पैमाना कैसे कह सकते हैं? हाँ, वो अलग होता है। जी। विधानसभा के अंदर लोग अपना जो नुमाइंदा होता है वो ऐसा चुनना चाहते कि जो आसानी से अवेलेबल हो सके, जिसको वो लोग जानते हैं। जी। वो लोगों को जानता है अपने हलके के। अगर मेरे पास कोई आता है जय भवानी नगर से, अगर मैं उसको नहीं जानूंगा, जी, या कैलाश नगर से आता है तो मैं अगर नहीं उसको जानूंगा, या मेरे संजय नगर से या किराड़पुरे से, रहमानिया कॉलोनी से, शरीफ कॉलोनी से, रोशन गेट से, जी, या नवाबपुरे से, जी, कैसर कॉलोनी से कोई आता है, अगर मैं नहीं जानता हूँ तो फिर मैंने नहीं इलेक्शन लड़ना चाहिए। जी, मैं उन तक पहुँचा हुआ आदमी चाहिए। जी, और लोग चाहते हैं कि हमारा जो लीडर है वो हमारे आंखों के सामने नज़र आते रहें, जी, कोई ना कोई कारण से वो दिखते रहें। जी, तो इसलिए ये लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन में फ़र्क बहुत होता है। आदमी इजीली अवेलेबल, आसानी से मिलने वाला जो आदमी होता है ना, जी, उसको लोग पसंद करते हैं। पार्टी नहीं देखी जाती उसके अंदर। और उसके बाद में उसने अगर काम करने में या मिलने इसमें अगर कोई कोताही की तो लोग आने वाले इलेक्शन में उसको भी उसका घर का रास्ता बताते हैं। सर, अब दो ही सवाल लेता हूँ कि सवाल ये है सर कि ये गुज़िश्ता 10 सालों में, ये भी बड़ा खुल के सवाल कर रहा हूँ साहब, क्योंकि मैं पहले कह रहा हूँ कि आपका एक एक लफ्ज़, एक जुमला जनता हज़ारों लाखों जनता देखेगी और बड़े कुछ समझने कुछ करेंगे। गुज़िश्ता 10 सालों के दरमियान आप बहुत सीनियर हैं औरंगाबाद के, आप यहाँ की सियासी नस्ल को पहचान सकते हैं। आखिर क्या कौन सी ऐसी वजूहत रही कि हिंदू मुस्लिम के अंदर दूरियाँ बढ़ी, नफ़रतें बढ़ी, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का एक अजीब व गरीब एक त्यौहार, एक माहौल देखने को मिला? इसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप? हिंदू और मुसलमान की जो दूरियां हैं 2014-15 के पहले नहीं थी यहाँ पर। वही पूछना है कि वजूहत क्या है? नहीं थी। जी। 2014-15 में जब इक़्तिदार पर बीजेपी के लोग आए, जी, वो अपने हिंदुत्ववादी भूमिका में चलते रहे। जी, इधर से
MIM के लोग आए, जी वो मुस्लिम वाली बात करते रहे। जी तो इसके वजह से एक दीवार खड़ी होना चालू हो गई दो समाज के अंदर। जी उसके बाद कुछ ही दिन बाद देखा गया तो शाहगंज में एक दंगल हो गई, जी वो भी हिंदू मुसलमान हो गई। जी फिर बाद में अभी पिछले साल 1.5 साल पहले किराड़पुरा में भी दंगल हो गई। जी लेकिन इसमें जो लीडर होता है, जी मुझे ऐसा लगता है कि औरंगाबाद में उस टाइप का लीडर नहीं है जो दोनों कम्युनिटी को चलता हो या दोनों कम्युनिटी उसकी सुन सकती हो। जी अगर लीडर रहा, जैसे दरड़ा साहब थे, हिंदू भी सुनते थे, मुस्लिम भी सुनते थे, दलित समाज के भी लोग सुनते थे, जी तो उनके इख्तिदार में कभी दंगे फिसाद नहीं हुए। जी और प्रशासन कैसा चलाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलाना चाहिए, वो लीडर को समझना चाहिए। जी हर चीज़ रास्ते पे नहीं होती है। सर बीच में रोक के सवाल कर लेता हूँ, जहन में आ गया। देखिए कि चुनाव के अंदर हम देखते हैं कि एक नारा जो बड़े अजीब गरीब है, एक तरफ से जय श्री राम का नारा बुलंद होता है, एक कम्युनिटी नारा लगाती है, एक तरफ से नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती नारे लगते हैं। क्या आपको लगता है कि नारों से, इस तरह के नारों से भी कहीं ना कहीं सियासत जहर आलूद हुई है? नहीं, देखो वो लोगों ने भी, भारतीय जनता पार्टी और उनके जो भी साथी लोग हैं, उन लोगों ने भी इस टाइप के नारे नहीं देना चाहिए। अब जय श्री राम का नारा आप लोग लगाएंगे और किसी के ऊपर हमला करेंगे, भारतीय जनता पार्टी और उनके जो साथी हैं, जी वो लोग जो जय श्री राम का नारा लगाते जी और किसी के दुकान जलाना या किसी के पर हमला करना या किसको ज़बरदस्ती जय श्री राम बोलने लगाना, ये आइन के हिसाब से गलत है। जी क्योंकि श्री राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने अमन का पैगाम दिया था। जी वो जब वनवास में गए, वनवास में जाना पसंद किया लेकिन गलत काम करना नहीं पसंद किया था। तो ऐसे शख्स का नाम लेकर माहौल को ख़राब करना ये हिंदू मज़हब में नहीं है। और दूसरा जो है, ये नारे तकबीर अल्लाह अकबर वाला आपने जो बात की, ये लगता है सर ये? हाँ, नहीं लगाना चाहिए। इस्लाम जब ख़तरे में आता है जी तो उस वक्त मुझे ऐसा कुछ लोगों ने, कुछ उलमाओं से भी मैंने बात की, तो उस वक्त ये नारा लगाया जाता है। जी तो आज तो वैसे हालात नहीं है। जी हम हमारे मर्ज़ी से, हम हमारे तौर तरीक़े जो भी है जी वो हमारे हिसाब से ही कर रहे हैं हम लोग। जी हम पर कोई ऐसी आकर जुल्म और ज़्यादती यहाँ पर तो नहीं कर रहा है। जी तो ये जो भी चीज़ें हैं, मज़हबी जो चीज़ें हैं, वो पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहिए। ना मैं जय श्री राम के नारे के ख़िलाफ़ हूँ या नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे के ख़िलाफ़ हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन ये मज़हबी जो नारे हैं ये पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। जी पॉलिटिक्स अपनी जगह अलग होती है और मज़हबी जो मामला रहते वो मामला अलग होते हैं। तो इसके वजह से ज़बरदस्ती माहौल ख़राब होने का काम होता है, हिंदू मुस्लिम हो जाता है। जी सर, एक सवाल आखिरी जाते आते कि आपको दरड़ा साहब के बहुत मतलब पुराने उनके रुफ़ा में से है, चाहने वालों में से है, तो आपने दरड़ा साहब का जिक्र किया, तो मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर अगर दरड़ा साहब का नाम अनाउंस होता है तो क्या वही पुरानी रविश जैसा मुसलमान पहले 10 साल पहले 15 साल पहले कुछ चाहते थे, एक वालियाना मोहब्बत का लगाव का इजहार करते थे, आप जैसे कार्यकर्ता, वाकई एकजुट के एक मुजाहरा होगा देखने में आ सकता है ऐसा अगर दरड़ा साहब को टिकट मिलता है तो? नहीं, ज़रूर दरड़ा साहब को अगर टिकट मिलता है यहाँ से तो वो जो पहला माहौल था जी वो माहौल वापस से आएगा कि लोग चाहते हैं कि ये शहर शांत रहना चाहिए, जी लोग चाहते हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ और डेवलपमेंट होना चाहिए। जी जैसा वो एजुकेशन मिनिस्टर थे तो उन्होंने यहाँ पर औरंगाबाद की जितनी भी महानगर पालिका की स्कूलें हैं जी वहाँ पर खिचड़ी वो भी असली घी की देने का काम किए। ये उनकी कोशिश, ये उन्हीं की कोशिश है। जी उसके बाद में ड्यूल डेस्क जो है, आला दर्जे के ड्यूल डेस्क दिए, जी और जो क्लासरूम्स थे जी वो क्लासरूम को भी उन्होंने डिजिटल बनाने का काम किया। जी
और प्राइवेट जो स्कूलें थी वहाँ पर उन्होंने 10-10 कंप्यूटर दिए जी, ताकि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने अक़लियती जो इदारे हैं उसमें दिए जी, कि वो चाहते थे कि भाई अक़लियती तबक़े को कैसा हम आगे बढ़ाएंगे, वो उसका एक रास्ता है, उनको एजुकेशन अच्छे से अच्छा हम दे सकें। जी, तो ये जो चीज़ें हैं ये उन्होंने उनके वक्त किए और मैं उस वक्त विरोधी पक्ष नेता था। तो विरोधी पक्ष नेता होने के नाते इस शहर के अंदर मैं कुछ चीज़ें आपको 1-2 मिनट में बता दूं बता दी कोई मसला नहीं। कि जब विरोधी पक्ष नेता था मैं जी, तो औरंगाबाद में पानी की बहुत किल्लत, जी, डैम जो है हमारा डेड स्टॉक में चला गया था जिसको हम मृत साठा बोलते हैं। जी, उसके बावजूद गवर्नमेंट महाराष्ट्र में कांग्रेस की थी, जी, दरड़ा साहब मिनिस्टर थे, बाला साहब थोराट साहब जो थे यहाँ के पालक मंत्री थे जी, और पृथ्वीराज चौहान सीएम थे। तो हमने एक अप्रोच चैनल की मंजूरी लाई उनसे जायकवाड़ी में। जी, वो अप्रोच चैनल की वजह से हम लोगों ने पानी लिफ्ट करने में हम लोगों को बहुत आसानी हुई उससे। जी, हम हर चौथे दिन पानी देते थे हर औरंगाबाद शहर को, जी, डेड स्टॉक में रहने के बावजूद। आज पानी डेड स्टॉक में नहीं गया तो भी 10 और 12 दिन में पानी आता है। तो ये प्रशासन की अपनी गलती है, यहाँ की लीडरशिप की कमी? लीडरशिप की गलती है या लीडरशिप को सब चीज़ समझ में नहीं आ रही, ऐसा मुझे लग रहा है। जी, लीडरशिप का काम बनता है, जो लीडर्स हैं उनका काम बनता है कि जाकर वहाँ देखना चाहिए जी, प्रॉब्लम क्या है। हम लोग तो पहुँच जाते थे प्रॉब्लम क्या है वो देखने के लिए, क्योंकि हमको आवाम ने वोट इसलिए दिया था जी, कि आपको काम करना है, उनको सहूलत देने के लिए हम लोगों को वोट दिया। जी, ये रही बात पानी की, आज 10 से 12 दिन में आ रहा है। जी, पानी आता भी है तो गंदा पानी आता है। आप रोज़ पेपर में देख लीजिए आप, जी। यहाँ ड्रेनेज का पानी आता है, कहीं मट्टी का जी, मटियाला पानी आता है। जी, ये क्यों हो रहा है? उसके ऊपर कुछ किसी पे जवाबदारी फिक्स होती है कि नहीं? वो पानी पी पी के लोग आज डायरिया डिसेंट्री के शिकार हैं। उसके बाद में आज डेंगू, जो 10-12 दिन पानी नहीं आ रहा है तो लोगों को पानी रखना पड़ रहा है उठा के, डेंगू उसकी वजह से हो रहा है, डेंगू के मच्छर पैदा हो रहे हैं। उसके बाद वायरल इन्फेक्शन इतने ज़ोर से चल रहा है, ये सब पानी की वजह से। आप वो चीज़ नहीं करोगे तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। उसके बाद अगर दूसरी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ की थी हमने एजुकेशन के अंदर, दरड़ा साहब शिक्षण मंत्री थे, इसलिए यहाँ पर जो कई सालों से असिस्टेंट टीचर थे वो लोगों के प्रमोशन नहीं हो पा रहे थे HM बोलकर। जी, मैंने भापकर साहब आयुक्त थे, जी, बैठ के उनसे बात करके हमने मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में जी, एक ही दिन में 41 असिस्टेंट टीचर, 41 असिस्टेंट टीचर जिनको हमने HM बनवाया। ये औरंगाबाद की बात? औरंगाबाद महानगर पालिका की बात कर रहा हूँ। जी, उसके बाद औरंगाबाद में तकरीबन 54 कब्रिस्तान है अनकरीब। जी, उसमें 22 के आसपास कारपोरेशन के अंडर में है वो, जी, और बाकी वक्फ बोर्ड के उसमें है। जी, तो उस वक्त हमारे सामने एक चीज़ आई थी कि मसन जोगी जो है जी, उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हम लोग ले रहे थे। जी, तो मैंने ये बात की उस वक्त वहाँ पर कि जब मसन जोगी को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ले रहे हैं, वैसे ख़बरस्तानों में भी काम करने वाले जो लोग होते हैं हमारे, वॉचमैन हो या खबर खोदने वाले हो, जी, ये भी उसी टाइप का काम करते हैं। सही बात। जी, ये दफनाने का काम करते हो, अंतिम संस्कार करने का काम, जी, अंतिम संस्कार करते हो जी, लोग। जी, तो ऐसे लोगों को भी हमको लेना चाहिए। तो आज 22 लोग मुख्तलिफ़ क़ब्रस्तानों में काम कर रहे हैं और अच्छी पेमेंट है उनको जो कॉन्ट्रैक्ट बेस से मिल रही है। जी, तो वो एक तारीख़ी काम किया उस वक्त। जी, उसके बाद मैंने जो आज CBSE की आपको स्कूलें दिख रही है कारपोरेशन में, जहाँ पर एडमिशन नहीं मिल रहे हैं, जी, लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है, जी, तो ये CBSE स्कूल खड़ा करने का जो हमारा मकसद था या जो हमारा एक फ्यूचर का प्लान था, ये हम लोगों ने 2014-15 में किया था। जी, उसके अंदर शाह बाज़ार हो गया, नारेगांव हो गए, जी, वहाँ पर हमने
जो स्कूलें हैं हमारी कारपोरेशन की, जब मीर हिदायत अली साहब वहाँ पर कारपोरेटर थे जी, हमने वो उनका शाह बाज़ार का जो स्कूल था उसको डिजिटल बनाए थे जी, उसके बाद नारेगांव का स्कूल किए थे, उसके बाद गारखेड़े का किए थे, बंसीलाल नगर का किए थे। ये आगे हमको सीबीएसई की तरफ जाना है। जो प्राइवेट स्कूलें हैं बहुत फ़ीस लेती है साहब, जी, तो वो कैसा उसको कम करना है। तो आज 500-700 रुपये में आज हम लोग जी, हर एक बच्चे का एक महीने का कारपोरेशन ले रही है। और सीबीएसई के तकरीबन मेरे हिसाब से 14 या 15 के आसपास स्कूलें। जी, तो ऐसे काम आपको करना बहुत ज़रूरी है, लोगों ने पहचानना चाहिए। या मैं अगर कहीं छोड़कर जा रहा हूँ इंस्टीट्यूट को, तो मैंने कुछ तो भी तारीख़ी काम करना चाहिए, लोगों ने आखिर तक याद रखना कि नहीं। हमने उस वक्त अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का काम किए। जी, आज जो दिख रहा है औरंगाबाद के अंदर कहीं ड्रेनेज इतने आसानी से बहता हुआ नज़र नहीं आएगा। जी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, जी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और तमाम जो हमारे यूपीए की सरकार थी, वहाँ से हमने 364 करोड़ रुपए की वो योजना लेके आए थे। जी, आज अंडरग्राउंड का जो दिख रहा है सब उसी की बदौलत है। ये केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार की योजना है, उसमें स्टेट का भी हिस्सा हमने डालने लगाए थे। पृथ्वीराज चौहान सीएम थे, दर्डा साहब को और बाला साहब थोराट साहब को आगे लेके ये सब चीज़ किए थे हमने। जी, उसके बाद में हमने यहाँ पर लाइट बिल का इतना प्रॉब्लम आता था महानगर पालिका में, तो 110 करोड़ रुपए हमने केंद्र शासन से लेके आके यहाँ एलईडी लाइट्स लगाए पूरे, जी, जिसकी वजह से हमारी बिजली की बचत हो गई। जी, तो और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं बता सकता हूँ, जी, क्योंकि मैंने इस शहर के लिए किए भी है वो चीज़ें एज अ अपोजिशन लीडर, और मेरी जिम्मेदारी बनती थी और वो हमने किए हैं। आज ये बड़े बड़े रास्ते जो दिख रहे हैं, ये उस वक्त हम ही लोगों ने बजट में डाल कर करे हुए रास्ते हैं, लेकिन उसके नारियल या उसके उद्घाटन तो किसी दूसरों ने करे हैं। जी।